सेंटर के द्वारा जो ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। सर ये कौन से लॉज हैं? देखो, जो आपका आईपीसी है यानी कि इंडियन पीनल कोड, आपका सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड साथ ही साथ जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इन सभी को रिप्लेस किया जाएगा। किस चीज के साथ? देखो, आईपीसी रिप्लेस होगा बाय भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट रिप्लेस होगा किससे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा बाय भारतीय साक्ष्य। अब सर इनको रिप्लेस किया क्यों जा रहा है? देखो, रिप्लेस करने का कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इन कॉलोनियल लॉज को ना, जो इंडियन स्पिरिट है, इंडियन ईथोस है, उनके साथ इसको रिप्लेस किया जाए। साथ ही साथ जैसे करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, इन सभी चीजों को इन पीनल लॉज के अंतर्गत लेकर आया जाएगा। साथ में ये जो सारे आपके बात करी ना, भारतीय न्याय संहिता की बात करी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, और भारतीय साक्ष्य बिल की, इन सभी को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। साथ में अगर आपने कल सुना होगा ना कि अमित शाह जी के द्वारा ये बोला गया कि जो सेडिशन लॉ है, बेसिकली जो देशद्रोह का कानून है, उसको रिपील किया जाएगा। देखो, हटाया तो गया है, ऐसी बात नहीं है देशद्रोह को, पर एक्चुअल में क्या है ना, आपका जो सेक्शन 150 है भारतीय न्याय संहिता का, उसके अंदर ना ये इनडायरेक्टली मेंशन्ड है। तो कैसे? देखो, ये देशद्रोह वर्ड भले यूज नहीं हुआ, पर एक्चुअल में वहां पे लिखा गया है भारत की जो सॉवरेनिटी होती है, यूनिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, कोई इसको इंडेंजर करेगा ना तो उसको एज अ ऑफेंस कैटेगराइज किया गया है। तो कहने का पॉइंट बस इतना है कि सेडिशन वर्ड यूज नहीं हुआ, पर उसकी जगह पे जो बात करी गई है ना, वो कहीं ना कहीं उसी तरफ ही हमारे इशारा करती है। ठीक है ना? तो आइडिया समझ आया? आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसको आप मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छे से पढ़ सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, जो तमिलनाडु जी के सीएम है स्टालिन जी, उन्होंने बात करी है कि जो हिंदी नेमिंग करी गई है बिल्स की, इन्होंने उसके अगेंस्ट बात करी है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, कि हिंदी के आपने हिंदी को यूज कर लिया। तो ये भी इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले हैं, बट ओवरऑल काफी लोगों ने इसको प्रेज भी किया अभी तक के लिए। ठीक है ना? साथ ही साथ जो बिल्स के अंदर आपको टेररिज्म की डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगी, कुछ बहुत सारे नए एडिशन हुए हैं। ठीक है ना, कि जैसे टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, ये सब चीजों को ऐड यहाँ पे किया गया है। ठीक है? तो इस तरह से आने वाले दिनों के अंदर ये मेंस के लिए ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है? तो एडिटोरियल्स को आप डेफिनेटली आप फॉलो करते रहिए। सुमित सर भी इनको डिस्कस करेंगे ही जब इनके ऊपर प्रॉपर एडिटोरियल्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो डेट है आज की 12 अगस्त 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलते हैं आगे। एक हमें डिस्कशन करना है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। मैं आपको ना पहले थोड़ा ना जोनल काउंसिल्स के बारे में समझाता हूँ। देखो, आप समझना, जैसे हमारी ना अलग अलग स्टेट्स होती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे मान लो किसी जगह पे 4-5 स्टेट्स हैं या 6-7 स्टेट्स हैं लेट्स से, तो अगर कुछ सोशल प्लानिंग करनी है वहां पे, कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, तो आप ये बात नोटिस करोगे ना कि अगर ये आसपास की जो स्टेट्स हैं, ये मिलकर इन चीजों को टैकल करें, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे। साथ में ही कुछ मान लो इंटर स्टेट कुछ इश्यूज आते होंगे, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगे, तो उन सभी मुद्दों को भी ना आपस में मिलकर सॉल्व किया जा सकता है। एक तरह की नेशनल इंटीग्रेशन को हम बढ़ाने के लिए ना इन चीजों का यूज करते हैं। पर सर ये है क्या जोनल काउंसिल? देखो, जोनल काउंसिल ना एक तरह की क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये एक्ट के थ्रू बनी है। सर कौन सा एक्ट? 1956 के अंदर ना आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके अंतर्गत हमने कंट्री को 5 जोन में डिवाइड कर दिया। सर कौन से जोन होते हैं? जैसे आपका नॉर्दर्न जोन, आपका सेंट्रल जोन, आपका ईस्टर्न जोन, आपका वेस्टर्न जोन, आपका सदर्न जोन। इस तरह से अलग अलग जोन्स के लिए हमने काउंसिल बना दी, ताकि अकॉर्डिंगली कुछ भी सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग करनी हो, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन के मुद्दे हो गया, ये सब चीजों को हम अकॉर्डिंगली मिलकर डिस्कस कर पाए। ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी होती है, तो इस तरह से वर्क करती है। ठीक है? ये तो देखो थी जोनल काउंसिल अलग अलग पार्ट्स के लिए, जो किसके थ्रू बनी थी? आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। पर हमें ना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक अलग से हमने बनाई। कहने का मतलब क्या? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए ना हमने एक अलग एक्ट लेकर आए। उसका नाम क्या था? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। समझे इस बात को? बाकी जगह के लिए तो क्या थी, आपकी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थी उसके थ्रू बनी, पर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये इस अलग एक्ट से बनी 1971 के अंदर। यहां पर सर कौन कौन सी स्टेट आती हैं? यहाँ पर आपका सिक्किम हो गया, आपका अरुणाचल, आपका असम, मेघालय, ठीक है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इस तरह से ये आपको अलग अलग स्टेट्स इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इस एरिया के रिगार्डिंग जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर वर्क करती है। आपको फर्क ध्यान में रखना है कि बाकी जोनल काउंसिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्या फर्क है, कौन से एक्ट के थ्रू हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अलग अलग स्टेट्स है मैंने आपको बताई दी हैं, और ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ताकि इस रीजन को हम अच्छे से डेवलप कर पाए।
देखो आप खुद सोचो ना कि मान लो कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है, मान लो इस एरिया में कोई इशू आ रहा है, असम के कुछ एरिया में, तो हो सकता है ना इस एरिया के जो इशू है वो आपको आसपास के स्टेट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जोनल काउंसिल के माध्यम से ना आपस में बातचीत करना, आपस में कुछ रिकमेंड करना, आपस में कैसे हम कहीं ना कहीं देश को आगे लेके जा सकते हैं। स्टेट कॉन्शियसनेस के कई बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार ना इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कई बार टेररिज्म का कोई इशू आ जाता है, ठीक है, कई बार नक्सलिज्म के इश्यूज आ जाते हैं। तो आपस में स्टेट्स ना एक तरह से अच्छे कॉपरेशन करके डेवलपमेंट की तरफ आगे कदम बढ़ा सकती हैं, उनके लिए ये चीजें काम आती हैं। अभी क्या हुआ है, ऐसा बताया गया है कि टोटल 45 प्रोजेक्ट्स ऑफ टोटल 470 करोड़ यहाँ पे सैंक्शन करे गए हैं इस पर्टिकुलर काउंसिल के द्वारा इन असम, ठीक है ना। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री इसके लिए है डोनर मिनिस्ट्री, जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत ये फॉल करती है। काम मैंने आपको समझा दिया है, ये डिस्कस करती है, कुछ रिकमेंडेशंस बताती है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है ना, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये सारे अलग अलग वर्क इसके द्वारा इस तरह से रिकमेंड किए जाते हैं। एक ना काम करना, एक ये कोशिश करना, 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो अब इनकी ज्यादा बात नहीं होती है, स्पेशली एनडीसी और प्लानिंग कमीशन की, पर फिर भी मुझे बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ठीक है ना। आप जानते होंगे ना, एक तो वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होती हैं, उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे अभी आज देखा हमने डोनर मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग, सॉरी मिनिस्ट्री नहीं, डोनर अभी जो सॉरी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करी, ये किसी एक्ट के थ्रू बनती है, ठीक है ना, इनको बोल देते हैं स्टैट्यूटरी। एक होती है एग्जेक्टिव बॉडी, ठीक है ना, बिना किसी एक्ट के, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के वो बन जाती हैं, उनको बोलते हैं एग्जेक्टिव बॉडीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि किनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं है, ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना, इसको जीबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें ना, तो एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो पहली बात आप इसको समझो कि ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का स्टेट वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ स्टेट्स में आपको ये पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के अंदर ना डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके अलावा गुजरात हो गया, आपको वहां देखने को मिल जाएगा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके अलावा ना जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है आपको वो राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिल जाएगी। जो ग्रासलैंड होते हैं ना, आप यहाँ पे ना पिक्चर से इमेजिन करो, ये ग्रासलैंड की फ्लैगशिप स्पीशीज एक तरह से मानी जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी जगह पे ये मिलते हैं, इट शोज कि वहां की जो ग्रासलैंड इकोलॉजी है उसकी हेल्थ काफी अच्छी है। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखो ना पिछले कुछ सालों में ना ये न्यूज में एक कारण की वजह से पता क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण है आपकी जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। सर क्या मतलब पावर ट्रांसमिशन लाइंस का, देखो आप लोग देखते होंगे ना ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस, कई बार क्या होता है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उसकी वजह से थ्रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आजकल के आपको ना एक्चुअली इंडिया में तो है ही ये, पाकिस्तान में भी आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि हमने जो भी इस तरह से पावर ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, कई बार उसमें ये फंस जाती हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से इनको झटका लग जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन जिसको बोलते हैं। तो ये सभी चीजों की वजह से ना इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, ठीक है, कोलाइड कर जाती है इनके साथ। तो यहाँ पर हमारी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये बात बोली है कि वहां पर जहां पर हमें इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, हमें ये जो हम केबल्स लगा रहे हैं, जो ट्रांसमिशन केबल्स को हम बिछा रहे हैं, उनको अंडरग्राउंड यहाँ पे करना होगा, ठीक है ना। अगर अंडरग्राउंड होंगी तो प्रॉपरली ये जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कोलाइड नहीं करेगी इनके साथ, और कोलाइड नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं इनकी डेथ नहीं होगी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो उससे हम इनकी ना प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो ये ना ध्यान रखना, पावर ट्रांसमिशन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए इश्यूज फेस हो जाते हैं, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इससे काफी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो इनका एक रिकवरी प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत भी हम ग्रेट इन्वेस्टर को यहाँ पे सेव कर रहे हैं, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। बाकी आप देख लो साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में भी आपको ये अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना, साथ ही साथ नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान हो गया। ये सभी चीजों का काम यही है कि इन एरियाज के अंदर जहाँ पे ह्यूमन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहीं ना कहीं टैकल करें, राइट। पावर ट्रांसमिशन का ना आपको बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इक्वाडोर। देखो दरअसल में हुआ क्या ना, अभी रिसेंटली
इक्वाडोर में ना एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे फर्नांडो करके, उनकी ना डेथ उनको मार दिया गया है, वो रैली एक होल्ड कर रहे थे। तो देखो काफ़ी सैड न्यूज़ है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम इक्वाडोर की तरह ना लोकेशन को हम समझ लें। देखो आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये रहा आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। साउथ अमेरिका के अंदर आप देखोगे ये रहा आपका यहाँ पर इक्वाडोर, ठीक है सर। इक्वाडोर की अगर मैं बात करता हूँ ना तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो इक्वाडोर की वेस्टर्न साइड के ऊपर आपको पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इक्वाडोर की जो बॉर्डर टच होती है वो दो कंट्रीज के साथ होती है। एक हो गया आपका कोलंबिया जो कि नॉर्दर्न साइड पे हो गया, एंड साथ ही साथ आपका जो पेरू हो गया जो सदर्न साइड और ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा इक्वाडोर के। साथ में ही ना यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आइलैंड्स हैं, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है ना। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना ये भी दरअसल में ना इक्वाडोर का ही पार्ट है और आपको ये पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में ही ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ना आपको इक्वाडोर के अंदर ही, या दूसरे मैं आपको बताता हूँ, इक्वाडोर के अंदर ही ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपको सेंगे वॉल्केनो, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ SANGAY, ये सेंगे वॉल्केनो बड़ा ही फेमस मतलब अरप्ट होता रहता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इक्वाडोर के अंदर। उसी तरह से एक कोटोपैक्सी वॉल्केनो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इक्वाडोर। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, सेंगे वॉल्केनो एंड कोटोपैक्सी वॉल्केनो, ये बार बार न्यूज में भी आए हैं पिछले सालों के अंदर, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको पूरी लोकेशन इक्वाडोर की, गैलापागोस आइलैंड हो गया, ये पता लग गया होगा। ध्यान रखना इक्वाडोर आपको इक्वेटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से इक्वेटर पास करता है, तो यहाँ पर जो ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, कहीं ना कहीं उन कंपनीज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सर कैसी जिम्मेदारी? जैसे इन्वायरमेंट के प्रति जिम्मेदारी, जैसे कि सोशल वेलफेयर के ऊपर जिम्मेदारी इनकी कुछ बनती है। अब इसी वजह से इनके जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, सोशल कंसर्न्स है, उनके लिए वर्क करें, उसके लिए हमारे पास CSR देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है ना, अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट को, तो उसके अंदर सेक्शन 135 के अंदर बात करी गई है कि किस किस कंपनी के लिए यहाँ पे उनको CSR करना मैंडेटरी है। तो एक ना CSR कमेटी बनाई जाएगी, किनके द्वारा? उन कंपनीज के द्वारा जिनका नेटवर्थ जो होता है वो 500 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, और साथ ही साथ उनका जो नेट प्रॉफिट हो वो 5 करोड़ से ज्यादा हो। ध्यान रखना बीच में और की बात हो रही है कि तीनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना, नेटवर्थ या तो 500 करोड़ से ज्यादा, या फिर ठीक है टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आते हो तो उन कंपनीज को आपको CSR कमेटी यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर मतलब वो जो CSR कमेटी होगी वो रिकमेंड करेगी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे पैसे कहाँ पे आपके इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे खर्च करने हैं। अब होता क्या है ना, कितना पैसा खर्च करना है वो ऐसा होता है कि आपका पिछले 3 साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है ना उसका एवरेज लोगे, और कम से कम उसका 2% आपको यहाँ पे खर्च करना होगा हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मान लो आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 100 करोड़, 500 करोड़ और 200 करोड़, तो इन तीनों का एवरेज लोगे, 500, 200, 700, 800, ठीक है, 800/3, इसका जो एवरेज करोगे ना अराउंड 266 करोड़ आएगा। तो इसका आपने क्या करना है, इसका कम से कम 2% आपने यहाँ पे खर्च करना है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इस तरह से ये चीजें वर्क होती हैं। सर पर खर्च कहाँ कर सकते हैं? देखो जैसे मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके सोशल प्रोजेक्ट्स हो गए, वहां पर काफी बार जैसे कुछ कंपनीज आपका गरीबी खत्म करने के लिए, हंगर खत्म करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, कुछ जैसे होता नहीं, जैसे आपकी अलग अलग डिजीजेज होती हैं, HIV हो गया, ठीक है ना, इनके ऊपर हो गया, कुछ पेड़ लगाने के ऊपर खर्च कर देते हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर। जो आपके कुछ लोग होते हैं जो आपके जो प्रधानमंत्री, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके और आगे इनके बढ़ावे के लिए खर्च कर दिया। तो ये सब चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अभी क्या हुआ है, अभी ना दरअसल में primeinfobase.com के द्वारा ना इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो फर्म्स हैं अलग अलग, उनकी स्पेंडिंग ना लगभग सेम ही रही है, उन्हें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने खर्च किया है। देखो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है आपका एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर्स और हेल्थ केयर सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। लगभग जो आपकी CSR एक्सपेंडिचर था उनका 60% कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर ही खर्च होता है।
एक इशू जो हमें देखने को मिला है ना कि कौन सी स्टेट में ज़्यादा खर्चा होता है, तो आप नोटिस करना जो हमारी बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं और जो जहाँ पर अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हीं में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, गुजरात भी काफ़ी डेवलप्ड है, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु ये भी काफ़ी डेवलप्ड स्टेट्स हैं। तो जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज़्ड स्टेट्स हैं, उनके अंदर ही ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। थोड़ा उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ज़्यादातर फंड्स ना कंपनीज़ यहीं पे खर्च कर रही हैं। जो छोटी स्टेट्स हैं या जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कम हैं, वहाँ पर ना सीएसआर पे आउट्स उतने ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा एक इशू यहाँ पे हम देख सकते हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो किस तरह से करते हैं, देखो कुछ कंपनीज़ ऐसी है जैसे 29% कंपनी जो खुद खर्च करती हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं भी बिफोर वर्किंग विद पीडब्ल्यू ओनली आईएएस उससे कई साल पहले मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ वर्क कर रहा था, काफ़ी वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस है। तो वो भी ना मतलब हमें अक्सर स्कूल्स में लेके जाया करती थी, ठीक है ना? वहाँ पे ठीक है ना, वहाँ पे उनको जैसे लैपटॉप्स गिफ्ट कर दिए बच्चों को या फिर लेट्स से उनको डस्टबिन हो गया, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे करी जाती थी। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली वर्क करती हैं सीएसआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर, बाकी क्या करती हैं एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर कर लेती हैं, उनके थ्रू करती हैं। तो इस तरह से अलग-अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये सीएसआर एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नाविक इंटीग्रेशन इनटू आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस। तो सेंटर इस गवर्नमेंट इस तरफ पुश कर रही है कि जो सेल फोन मेकर्स हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कंपैटिबल बनाएँ विद नाविक, ठीक है ना? तो ये अभी न्यूज़ में आया है। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नाविक है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम, इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जो देश की रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्ड्स टू नेविगेशन, उनको फुलफिल किया जा पाए। अब ध्यान से समझना आईआरएनएस को, जो नेविक होता है बेसिकली, इसका पहले आईआरएनएस बोलते थे इसको, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब होता क्या है ना, इसके अंदर एक्चुअल में पहले ना मतलब टोटल 8 सैटेलाइट्स थी, पर एक्चुअल में 8 में से सिर्फ आज के टाइम से 7 एक्टिव है। तो आपको 7 नंबर ध्यान में रखना है। तो 7 के अंदर होता क्या है, 3 आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेगी जो होती हैं आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना? ये आपको पता है जियो स्टेशनरी, आपने बिल्कुल साइंस एंड टेक में पढ़ा हुआ है। उसी तरह से आपको जो 4 सैटेलाइट्स देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, आपके जियो सिंक्रोनस के अंदर। तो ध्यान क्या रखना है, 3 आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर है और बाकी जो 4 हैं वो आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूँ ना, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना 2 तरह की सर्विसेज ये ऑफर करता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, ठीक है, और दूसरा होता है कौन सा, दूसरा हमें देखने को मिलता है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिफेंस पर्पसेस के लिए हो गया, ठीक है ना, वहां पर आप देखने को मिलेगा आपका रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हो गया। और स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज जैसे मेरे लिए हो गया, आप सबके लिए हो गया, तो उनके लिए जो सिविलियन पर्पसेस के लिए हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस। एंड आपकी जो स्ट्रेटेजिक यूजर्स हैं, डिफेंस वगैरह हो गया, उनके लिए आपको आरएस यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सर्विस आपको देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखना जो नेविक है वो इंडिया को तो कवर करता ही करता है, साथ में जो 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बाउंड्री उसको भी कवर होता है। तो आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे एरियाज भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। बेसिकली बॉर्डर का, हमारे जो बॉर्डरिंग का 1500 किलोमीटर का, बाउंड्री का 1500 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। एक्यूरेसी इसकी 20 मीटर से भी ज्यादा है, ठीक है ना। बेसिकली आपको ना एग्जैक्ट बता देगा, मान लो आपका घर यहाँ पे है ना, तो इसके आसपास 20 मीटर के अंदर ही आपको बताएगा। कई बार आप लोग नोटिस करते होंगे ना, क्या मान लो आपने उबर ओला से कहीं एक बार कैब मंगाई मान लो, तो होता है ना कि ओला ड्राइवर कई बार थोड़े से आपके घर से दूर होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि एक्यूरेसी बिल्कुल जीरो नहीं होती, बिल्कुल 100% नहीं होती। तो क्या होता है, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी थोड़ी रह जाती है। तो यहाँ पर 20 मीटर तक की आपको एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। टाइमिंग एक्यूरेसी भी आप देख सकते हो 50 NS तक हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कंट्रोल सेंटर भी हो गया, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इसके एसपीएस सिग्नल है, जो मैंने आपको बात करी थी ना एसपीएस की, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस की, इसके जो सिग्नल्स है वो इंटरऑपरेबल है अलग अलग आपके जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे कि आपका जीपीएस हो गया, ठीक है। दरअसल मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ, जीपीएस आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। ग्लोनास की अगर मैं बात करूं तो ये आपका रशिया का होता है। जो आपका गलीलियो है ये आपका किसका है, यूरोपियन यूनियन का। बाइडू आपका देखने को मिलेगा आपका चाइना का। उसकी तरह ही ना आपका एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है QZSS, ये आपका किसका है, ये आपका है जापान का, ठीक है, ये रीजनल है। बाकी सब ये कौन से हैं, ये वाले ग्लोबल है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर ना यूपीएससी ने काफी साल पहले क्वेश्चन भी पूछा था, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट उतनी रेलिवेंट नहीं रहेगी क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है 2019 से पहले का, बट अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए। एक बार मुझे नीचे कमेंट्स में इसका भी आंसर आप बता दीजिएगा। आज के सेशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनका मुझे नीचे ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर बिल्कुल करेक्ट है।
उसकी तरह से अमेजोन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसमें ये सब मेंबर कंट्रीज हैं? नहीं। आप जैसे यूएसए को पढ़ा ना, तो यूएसए को एलिमिनेट कर दो, बात गलत है। इसमें क्या होता है, आपका बोलीविया हो गया, आपका ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, चाइना भी कहाँ है यार, चाइना भी गलत है, ठीक है ना, कोलंबिया हो गया, साथ ही साथ आपका गुआना हो गया, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुला, ये सारी कंट्रीज आपकी जो कुछ अमेजोन बेसिन वाली कंट्रीज है ना, वो देखने को मिलती हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है? सर ये भी बात इनकरेक्ट है। क्यों? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। सॉरी, कल एक क्वेश्चन दिया था पीवीटीजी के रिगार्डिंग, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ना एक्चुअली जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है कि 95 पीवीटीजी है, ये बात गलत है। एक्चुअल में अभी कितनी है? 75 पीवीटीजीज। बाकी बातें ठीक है, 18 स्टेट्स हो गया, 1 यूटी में आपको देखने को मिल जाएगी। क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, उनमें से एक क्राइटेरिया है, और चौथी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWOnlyS ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।